अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं तालीम ज़ोन। और तालीम ज़ोन में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोरोली डिस्कस करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके अलावा आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल तालीम ज़ोन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बगैर किसी ताख़ीर के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएमआर, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको जो आपके टॉपिक की टर्म है, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के अंदर आपको अपने टॉपिक की टर्म को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। सो एज द नेम शोज, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एन स्टैंड्स फॉर द न्यूक्लियस, जबकि एम जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। न्यूक्लियस हमने इसलिए कहा कि एनएमआर के अंदर जो हम देखते हैं वो प्रोटॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन्स किस में मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस लिखा हुआ है। देन एम स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। एक तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नली, और एक वो मैग्नेट जो कि प्रोटॉन हम पढ़ते हैं कि इट्स सेल्फ एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं। तो दोनों तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी। देन है रेजोनेंस। अब यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस नहीं है जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बल्कि ये फिजिक्स की एक टर्म है रेजोनेंस। और यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की दो फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे, ठीक है। यानी अल्टीमेटली जो ये सारा प्रोसेस होगा एनएमआर का, उसके अंदर अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल है हमारा या एटम है वो क्या करेगा? रेजोनेंस शो कराएगा, इसलिए यहाँ पर वर्ड रेजोनेंस यूज हुआ है। देन है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वी ऑल नो दैट इट इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका जो प्रिंसिपल है उसको समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है और उनको अंडरस्टैंड करना। वो तो ये कि जैसे हमने अभी बात की कि एनएमआर के अंदर हम न्यूक्लियस को स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारा एक एटम है, और इस एटम के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, और इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पर एनएमआर के अंदर, तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स को डिस्कस करेंगे। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या हम कहेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के बगैर वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एटम्स हैं, इनके जो प्रोटॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन कहीं पर भी है, मतलब वो इस तरफ भी मूव कर रहे हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ, एनी वेयर, ठीक है। कहीं भी उनकी डायरेक्शन जो है वो किसी भी सिमत हो सकती है, ठीक है। ये तब होगा जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको प्रोवाइड नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही हम इनको एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे कि ये अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, ठीक है। यानी विदाउट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे ये प्रोटॉन्स, लेकिन जैसे ही हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो ये क्या करेंगे कि अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, हम जानते हैं कि जो मैग्नेट होते हैं उसके दो ही पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर एक्सटर्नली बात की जाए तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल फील्ड में बात की जाए तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो वो क्या होगा कि हमारे जो प्रोटॉन्स हैं अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से अपने आप को उस ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये होगी कि अलाइन कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर। दूसरा ये कि हम जैसे कि जानते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये प्रोटॉन है, ठीक है। अब प्रोटॉन ना सिर्फ वो जो है मूव करते हैं
इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो खुद भी इट्स सेल्फ एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं, ठीक है। अब वो इट्स सेल्फ एज अ मैग्नेट कैसे बिहेव करते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये जो इसकी मूवमेंट है वो इस तरह से भी हो रही है, ठीक है, और इस तरह से भी हो रही है, ठीक है। यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अपने एक्सिस के राउंड भी मूव करते हैं, ठीक है। एक तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करते हैं, एक वो खुद अपने एक्सिस के राउंड जब मूव करते हैं तो उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इट्स सेल्फ भी एज अ टिनी बार मैग्नेट बिहेव करते हैं। सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। देन अब हमारा जो NMR के अंदर कंसर्न है वो सारा का सारा प्रोटॉन्स ही हैं। और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में यूज़ की जाती है, जैसे कि मेडिकल फील्ड के अंदर MRI जो एक मशीन है वो बेस करती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के ऊपर। और उसके अलावा हम किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, इसको देखने के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। उसके अलावा बायोलॉजी लैब्स के अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया कि उसकी फोल्डिंग स्टेट क्या है, क्या वो डायमराइजेशन स्टेट के अंदर मौजूद है, यानी इन सब चीज़ों के एनालिसिस के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इसका वास्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। देन यहाँ पर जो है सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हम जितनी भी पहले स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ रहे थे वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात किया करते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स हमारा यहाँ पे कंसर्न है। मुख्तलिफ तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ यूज़ की जाती हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ की जाती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें HNMR है, जिसको हाइड्रोजन या प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और दूसरी जो है दैट इज़ कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा कंसर्न है वो है HNMR, ठीक है। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा कार्बन 13 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली जो हमारा फोकस होगा वो HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे होगा, यानी प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिनका समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास तमाम के तमाम एटम्स, तमाम के तमाम न्यूक्लियाई जो हैं वो NMR एक्टिव नहीं होते, ठीक है, उनमें से कुछ ही होंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक होते हैं NMR इनएक्टिव एटम्स या न्यूक्लियाई, और एक होते हैं NMR एक्टिव एटम या न्यूक्लियस। तो NMR इनएक्टिव एटम और न्यूक्लियस वो हमारे पास एटम्स होते हैं जो कि इवन नंबर के अंदर मौजूद हों, यानी इफ़ इवन नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यानी अगर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स इवन नंबर में मौजूद होंगे तो जो ओवरऑल जो न्यूक्लियस स्पिन होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब उस ओवरऑल न्यूक्लियस स्पिन के ज़ीरो होने की वजह से वो जो एटम्स होंगे, वो जो न्यूक्लियाई होंगे वो NMR इनएक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियस मैंने शो कराया है, यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो NMR इनएक्टिव होंगे। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज़ ऑक्सीजन 16 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, ये क्या है, ये NMR इनएक्टिव है क्योंकि इसमें इवन नंबर मौजूद है, ठीक है। सो दैट इज़ NMR इनएक्टिव। सेकेंड हमारे पास टर्म है दैट इज़ NMR NMR एक्टिव एटम और न्यूक्लियाई, ठीक है। इनएक्टिव को हमने देख लिया, ऑक्सीजन 16 इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो इवन नंबर में होगा वो मोस्टली NMR इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। देन NMR एक्टिव की बात कर लेते हैं।
NMR एक्टिव जो है उसमें ये होगा कि या तो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, दोनों में से एक जो है ओड नंबर में मौजूद होगा। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर स्पिन होगी वो नॉन ज़ीरो होगी। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि जो न्यूक्लियर स्पिन है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी अगर ओड नंबर मौजूद है तो। अब वो वैल्यू इंटीजर्स की फॉर्म में हो सकती है, वो वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में भी मौजूद हो सकती है। ठीक है, सो मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई होंगे, ऐसे जो एटम्स होंगे वो NMR एक्टिव होंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन है, कार्बन 13 है, नाइट्रोजन 15 है। आप देख सकते हैं कि इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो ऑड नंबर है। यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक कोई भी एटम या प्रोटॉन एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ले आई हूँ, तो ये क्या हो जाएगा NMR, ये सारा NMR एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर मौजूद है। सो होपफुली आपको इसकी यहाँ तक समझ आ गई होगी कि NMR इनएक्टिव एटम्स और न्यूक्लियाई कौन से होते हैं, NMR एक्टिव कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और जो पॉइंट डिस्कस करना था वो रह गया है कि हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात किया करते थे तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक वैल्यू होती है यानी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होती है वो एक जैसी होती है। लेकिन जब हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो उनकी जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होती है वो एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर वेरी करती है। इसीलिए हमने यहाँ पे आप देखें कुछ की वैल्यू ज़ीरो है और कुछ की नॉन ज़ीरो होगी। तो जिनकी ज़ीरो होगी वो क्या होंगे, वो NMR इनएक्टिव होंगे, और जो नॉन ज़ीरो होंगे यानी जिनकी कोई ना कोई वैल्यू आती होगी या तो इंटीजर्स या फ्रैक्शंस के फॉर्म में, तो वो NMR एक्टिव होते होंगे। तो नेक्स्ट हम मज़ीद इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे दो तरह की स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ अल्फ़ा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट। यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, जैसे कि मैंने बात की कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बी नॉट से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर तो हमारा जो एटम है या मॉलिक्यूल है उसने खुद को अलाइन किया हुआ है इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लेट्स सपोज हमारा कोई एटम है, ठीक है, या प्रोटॉन या न्यूक्लियाई कह लें आप। ठीक है, और ये इसका फेस इस तरफ है। ठीक है, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी स्टेट है, अल्फ़ा स्पिन स्टेट है। ठीक है, अब अल्फ़ा स्पिन स्टेट जो होती है ये एक ऐसी एनर्जी स्टेट होती है जिसे हम लो एनर्जी स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, लो एनर्जी स्टेट है तो दैट मीन्स कि ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ आप कह लें कि इन्वर्स रिलेशन होगा। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देन हमारे पास एक दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा एटम है वो खुद को अलाइन करेगा, हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वो खुद को अलाइन करेगा इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम कहेंगे बीटा स्पिन स्टेट। अगेन आपको मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर तो हमारा जो प्रोटॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है यहाँ से नीचे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर तो हमारा जो प्रोटॉन है वो भी खुद को अलाइन कर ले इसी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इसी डायरेक्शन के अंदर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ अल्फा स्पिन स्टेट। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है और वो खुद को अलाइन किया हुआ है उस तरफ, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जो हमारा प्रोटॉन है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम कहेंगे दैट इज़ बीटा स्पिन स्टेट। और जो बीटा स्पिन स्टेट होती है दैट इज़ अ हाई एनर्जी स्टेट, और क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है दैट्स वाई इट इज़ अ लीस्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट। उसके अलावा
जो हमारे यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म के अंदर मौजूद है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है हमारा वो कम स्टेबल है। ठीक है, अब ये जो सारा था दैट इज़ अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये तो हाइड्रोजन एटम के केस में हो गया सिंपली। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के केस के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ जो है वो डिफरेंट तरह से हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है दैट इज़ डाई इथाइल ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईथर के अंदर अब यहाँ पर देखें आप, ये एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पर तो सिंपल हाइड्रोजन की हमने बात कर ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन के साथ और एटम्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो डाउनवर्ड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अपने आप को स्ट्रेट यानी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या बिल्कुल ओपोजिट भी नहीं, बिल्कुल अपोज भी नहीं करेंगे और बिल्कुल उसकी डायरेक्शन में भी खुद को अलाइन नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा जो डायरेक्शन होगी वो टिल्टेड होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने बी नॉट से शो किया और जो हमने इंड्यूस कराया है मैग्नेटिक फील्ड उसको बी इन, ठीक है, बी इन से शो किया। अब यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों हमारा जो प्रोटॉन है उसने अपने आप को इस तरह से अलाइन किया, इस तरह से क्यों नहीं किया, या उसने इस तरह से क्यों नहीं खुद को अलाइन किया। ठीक है, उसकी रीज़न है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हमारे मौजूद हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अपना वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा प्रोटॉन है उसको सराउंड किया हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने हमारे प्रोटॉन को सराउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से वो ना तो अपने आप को प्रॉपरली हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की सिंप में अलाइन कर पा रहा है और ना ही बिल्कुल उसके ऑपोजिट फॉर्म में अलाइन कर पा रहा है, यानी ना तो ये अल्फा स्पिन स्टेट में है और ना ही ये बीटा स्पिन स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं उनको हम कहते हैं शील्डेड एटम्स। ठीक है, क्या कहेंगे इनको हम? शील्डेड एटम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इनको सराउंड किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने, उसकी वजह से ये जो हैं वो शील्डेड हुए हैं, इनके आगे ये इलेक्ट्रॉन्स ढाल बने हुए हैं और प्रॉपर तरह से हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इन पर काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो आप देखें कि जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है। ठीक है, एरो से शो कर रही हूँ, इस तरफ है, लेकिन जो बी इंड्यूस्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, ओपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन प्रॉपर ओपोजिट नहीं होगा। ये जो इंड्यूस्ड है ये इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमने इंड्यूस कराया है और ये प्रॉपर भी नहीं होगा, थोड़ा टिल्टेड होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ओपोजिट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए शील्डेड एटम्स। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या करेगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ स्नैच कर लेगा, छीन लेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इस वाले मिथाइलिन ग्रुप के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ छीन लेगा। अब जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा कि इसके खुद के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेस या लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इसके खुद के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कम हो गया, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो तो इसने अपनी तरफ खींच लिया क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेस है, दैट मीन्स कि यहाँ ये वाला केस नहीं होगा।
ठीक है। तो क्या होगा कि इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कम होने की वजह से यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये अल्फा स्पिन स्टेट में मौजूद होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो खुद को अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं डी शील्डेड प्रोटॉन्स या एटम्स। ठीक हो गया। होपफुली कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी शील्डेड और डी शील्डेड की। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये दो तो कंडीशंस हो गई हैं, ठीक है। या अगर सिंपल हाइड्रोजन है तो अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट होगी। अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर शील्डेड एटम्स और डी शील्डेड एटम्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब जो हमारा सैंपल है उसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने उसके ऊपर पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड कर लिया, वहाँ पे जो भी अलाइनमेंट होनी थी बीटा स्पिन या अल्फा या फिर ये शील्डेड एटम वाली वो हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने सैंपल के ऊपर या तो वो शील्डेड वाले होंगे या ये वाले होंगे, इन दोनों में से किसी पे भी जो भी हमारा सैंपल है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेडियो वेव्स फेंकेंगे, ठीक है, या रेडियो वेव्स फॉल कराएंगे उसके ऊपर। अब जैसे ही हमने यहाँ पर रेडियो वेव्स फॉल कराई अपने सैंपल के ऊपर तो क्या होगा कि वहाँ पर रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगी। अब ये वो रेजोनेंस है जिसकी हम पहले हमने शुरू में बात किया कि यहाँ पे जो रेजोनेंस होगी वो फिज़िक्स से रिलेटेड होगी। एज सून जैसे कि हमने जब एनर्जी रेडियो वेव्स की फॉर्म के अंदर इनके ऊपर फॉल कराई तो वो जो रेडियो वेव्स की एनर्जी होगी उस एनर्जी को ये मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करेंगे। उस अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि दोबारा से इनकी जो स्टेट है वो चेंज होगी और ये हायर एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट मतलब बीटा स्पिन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि रेडियो वेव्स फॉल कराने की वजह से जो हमारा सैंपल था उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी हायर हो गई। एनर्जी हायर होने की वजह से क्या होगा कि वो अपने आप को हायर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट कर लेगा बीटा स्पिन स्टेट के अंदर, ठीक है। अब ये बीटा स्पिन स्टेट के अंदर तो आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, रेजोनेंस हो गई, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसको हम शो करते हैं डेल ई से। डेल ई इज इक्वल्स टू एच म्यू। यहाँ पे एच जो है दैट इज़ प्लांक कांस्टेंट और म्यू जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे जो समझने की बात ये है कि जो शील्डेड एटम्स हैं उनके अंदर उनको रेजोनेंस में आने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ ये तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है ना, तो इसको तो इजीली ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह है ना, तो ये इस तरह हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसको कम एनर्जी चाहिए होगी बीटा स्पिन स्टेट के अंदर आने के लिए, जबकि ये इस तरह से है। ये जब आएगा बीटा स्पिन स्टेट के अंदर तो प्रॉपर ये रोटेट करेगा 180 डिग्री तक, ठीक है। तो इसको बीटा स्पिन स्टेट के अंदर हायर एनर्जी स्टेट के अंदर आने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। सो मतलब ये कि ज़्यादा एनर्जी मतलब इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी और इसके अंदर कम एनर्जी मतलब कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात कर लें तो इसके अंदर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ CW NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड FT NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। CW स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और FT स्टैंड्स फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो कॉन्टिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके अंदर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम क्या करते हैं, सिक्वेंशली चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम,
ताकि हमारे पास प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आती नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज करते रहते हैं CW-NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। और इसके अंदर जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है या जो ग्राफ हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है, वो अब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी होता है, यानी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पर हमें मिलता है। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात की जाए तो ये उसका रिवर्स होगा। इसके अंदर क्या होता है, फोरियर NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो हमारे पास स्ट्रेंथ है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बर्स्ट की फॉर्म में, यानी एकदम से अचानक से बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी जो है देते हैं FT-NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, और यहाँ पे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रखते हैं। और इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, कॉन्टिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर पहली बात तो ये कि इसके अंदर हम जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उसको कांस्टेंट रखते हैं, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। और इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, जबकि और अब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ग्राफ बनता है। जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, और जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हम देते हैं या अप्लाई करते हैं, फॉल कराते हैं, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम बर्स्ट की फॉर्म में, यानी अचानक से माइक्रो सेकेंड्स के लिए हम उसको बहुत फास्ट जो है वो फॉल कराते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी को। और FT-NMR के केस में जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। कंटिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो अब इसकी एडवांस फॉर्म है। कंटिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसके अंदर ये जो पहले जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता था, और यहाँ पर अब जो FT-NMR है उसका यूज़ जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। कंटिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जहाँ पे लो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। हाई रेजोल्यूशन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस वेव NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हैं वो कन्वीनियंट होते हैं और इनका जो इस्तेमाल होता है वो आसान होता है, इसीलिए बुक्स में मोस्टली यही इसी की जो है इंस्ट्रूमेंटेशन दी जाती है। यहाँ पर हम भी CW-NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ही देखेंगे, प्रोटोन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। हमने कहा था शुरू में कि हम इसी को ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। FT-NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को हम कार्बन 13 के बारे में जब बात करेंगे, कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसके अंदर फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, हम CW-NMR को डिस्कस करने लगे हैं। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले जो चीज़ होती है दैट इज़ अ सैम्पल होल्डर। अब सैम्पल होल्डर, इसके अंदर हमने अपना सैम्पल रखना है। यहाँ पे ये हमारे पास सैम्पल होल्डर है जो कि 5 मिलीमीटर की ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। अब अगर हमारा सैम्पल बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी के अंदर है तो वहाँ पे हम माइक्रो ट्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है मैग्नेट, ठीक है, एज द नेम शोज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी यहाँ पे हमें मैग्नेट तो यूज़ करना ही करना है। मैग्नेट इसमें 3 तरह के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड्स या मैग्नेट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं इनकी जो पावर होती है 60, 90, 100 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, जबकि सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड्स की वैल्यू है 470 मेगाहर्ट्ज़ तक। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं ये कन्वीनियंट है, यानी इनका इस्तेमाल जो है वो आसान है और ये सस्ते होते हैं, ठीक है, चीप सोर्स है ये। और इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यानी परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है चेंजिंग्स कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर ये जो हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स टेम्परेचर, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर फ्लक्स डेंसिटी को हम वेरी कर सकते हैं करंट को वेरी करने के साथ, यानी करंट को वेरी करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर। देन अगर बात की जाए सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड्स की, तो सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड्स एज द नेम शोज कि ये जो है इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इन दो फॉर्म्स की निस्बत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दो फॉर्म्स की निस्बत ज़्यादा होगा। और सेकेंडली ये कंपैक्ट इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इनकी जो पावर वैल्यू है दैट इज़ 470 मेगाहर्ट्ज़। उसके अलावा हम स्वीप जनरेटर यूज़ करते हैं, RF ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। स्वीप जनरेटर का काम ये है कि ये मैग्नेट के बिल्कुल पैरेलल लगा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे है, दैट इज़ अ स्वीप जनरेटर, बिल्कुल पैरेलल। उसके अलावा RF ट्रांसमीटर जो है ये पेयर ऑफ कॉइल हैं। RF ट्रांसमीटर जो है वो परपेंडिकुलर मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा जो रिसीवर कॉइल्स हैं, सबसे पहले जो सैंपल है मैग्नेट के इन्फ्लुएंस के अंदर, ठीक है, वहाँ पे जो है जो भी हमारी इंटरप्रिटेशन है या आइडेंटिफिकेशन होना शुरू होती है हमारे सैंपल की। ठीक है, और उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है उसके ऊपर फाल कराई जाती हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ से जो डाटा जो सारा जो है रिसीवर कॉइल रिसीव करता है उसको भेज दिया जाता है एम्पलीफायर की तरफ। एम्पलीफायर उसको इस काबिल बनाता है कि वो डिटेक्टर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो वो वहाँ से वो जो हमारा सारा जो इंफॉर्मेशन आई है वो एम्पलीफाई होती है और डिटेक्टर की तरफ भेज दी जाती है। ठीक है, अब ये जो एम्पलीफायर है ये इसको जो हमारा डाटा है उसको 10⁻⁵ मार्कर शायद ख़राब हो गया, 10⁻⁵ टाइम्स तक इसको एम्पलीफाई कर देगी और डिटेक्टर पे फिर ये इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। डिटेक्टर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा और रिकॉर्डर की तरफ भेज देगा, जहाँ से हम NMR सिग्नल को रिकॉर्ड करके उनको बाद में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन थी, बहुत आसान, बहुत सिंपल, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसके जो इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनके नाम बताएं, देन आप थोड़ा थोड़ा बताते जाएं इसकी कि क्या जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या काम करता है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, नोट कर लें इस डायग्राम को। और देन हम आगे देख लेते हैं कि हमने NMR यहाँ तक तो हमारा सिग्नल रिकॉर्ड हो चुका हुआ ना, लेकिन अब जो NMR का स्पेक्ट्रम है उसको हम कैसे रीड करेंगे। उसको रीड करने के लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हम देखेंगे। देन फिर फाइनली हम देखेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ आया है उसको हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं। ओके, देन अब NMR का जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए उसमें डिफरेंट पीक्स शो हो रही होती हैं। उस NMR स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है कुछ टर्म्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है उसके अंदर ये जो पीक्स हैं ये तमाम के तमाम हाइड्रोजन एटम्स की पीक होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतनी उस हिसाब से पीक्स होंगी। उसके अलावा क्योंकि इसके अंदर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम हाइड्रोजन एटम को ही डिस्कस करते हैं, उसकी वजह से जब हम सैम्पल अपना प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो ड्यूटिलेटेड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ड्यूटिलेटेड सॉल्वेंट यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हमारे जो सैम्पल के हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको ड्यूटीरियम के साथ रिप्लेस कर दिया जाए फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, यहाँ पर अब जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें दो तरह की शिफ्ट्स होती हैं, एक अप फील्ड होती है और एक डाउन फील्ड होती है। ठीक है, ये सबसे पहली जो टर्म है दैट इज़ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट से मुराद ये है कि जो पीक्स हैं ग्राफ के अंदर वो या तो अप फील्ड होंगी या फिर वो डाउन फील्ड होंगी। अप फील्ड से मुराद ऐसी पीक हैं जो कि ग्राफ में पहले बनेंगी, ये वाली पीक्स जो हैं ग्राफ में पहले बनेंगी। उसके अलावा ये जो पीक्स हैं इनको बनने के लिए, क्योंकि ग्राफ में पहले बनती हैं, इनको बनने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, और ये डाउन फील्ड वो पीक्स होती हैं जो कि ग्राफ में बाद में बनती हैं और इनको बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो अप फील्ड आएगी वो शील्डेड एटम्स के लिए होगी और जो डाउन फील्ड वाली पीक्स होंगी वो किसके लिए होंगी, डी शील्डेड एटम्स के लिए। ठीक है,
हम ये भी कह सकते हैं कि अब फिर मतलब ज़्यादा कम एनर्जी, मतलब इनको रेजोनेंस में आने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, और जो डाउन फील्ड होंगे उनको रेजोनेंस में आने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ये है केमिकल शिफ्ट। देन हमारे पास आती हैं पीक स्प्लिटिंग। पीक स्प्लिट करने के लिए हमारे पास जो है n+1 रूल होता है, ठीक है। n का मतलब होता है नेबरिंग एटम्स, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम, यानी इनके हमसाया में कितने एटम्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स। ठीक है। सो हमारे पास अगर ये एग्जांपल है डाइथाइल थे कि क्योंकि हम शुरू से इसी को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ भी इसी को करेंगे। इसके जो नेबर में एटम्स हैं वो ये हैं, ठीक है। इसके जो हमसाए में हैं वो ये हैं। तो n मतलब नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स, इसके हमसाए में कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, 2। तो n की वैल्यू क्या है, 2। n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो 2+1 आ जाएगा 3 पीक्स। मतलब मिथाइल जो ग्रुप है ये वाला, इसकी कितनी पीक्स आएंगी, 3 पीक्स आएंगी, ठीक है। देन हमारे पास है, अब अगर हम मिथाइलिन के लिए बात करें, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये जो ग्रुप है मिथाइलिन, ठीक है, इसकी बात करें तो इसके नेबरिंग में कहाँ है, कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, ये इसके नेबरिंग में ये वाला ग्रुप मौजूद है, और इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 3। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। पुट करेंगे 3+1 = 4 पीक। मतलब इस वाले के लिए कितनी पीक्स आएंगी, 4 पीक्स ग्राफ के अंदर या स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब कि इस ग्रुप की पहले पीक्स बनेंगी, अपफील्ड होंगी, और इसकी बाद में बनेंगी। इसकी 3 और इसकी 4 पीक्स नज़र आएंगी ग्राफ के अंदर। ये हो गया पीक स्प्लिटिंग। देन हमारे पास एक और टर्म होती है, दैट इज़ पीक इंटीग्रेशन। पीक इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो जब म्यूचुअली इंटीग्रेट होते हैं तो वो एक ही पीक जनरेट करते हैं। अब म्यूचुअली इंटीग्रेट होने का मतलब ये है कि पीक इंटीग्रेशन को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो अगर तो एक ही जैसा इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि दोज हाइड्रोजन एटम्स विच फेसेस केमिकली इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट, तो उनकी जो पीक होगी वो एक ही तरह से शो होगी ग्राफ के अंदर। जैसे हम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 और 4। अगेन ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है एक CH3, यहाँ पे भी CH3 है, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 दोनों एक ही तरह के इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आगे CH2 के साथ अटैच है और ये भी CH2 के साथ अटैच है, ठीक है। तो दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो केमिकली इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीक आएगी ये इन दोनों की होगी, ठीक है। इन दोनों के लिए ये एक ही 3 पीक्स शो होंगी, ठीक है। फिर उसके ऐसा नहीं है कि इस 3 के लिए अलग 3 पीक शो होंगी, इस 3 के लिए अलग, नहीं, बल्कि इसके अलावा भी अगर इस तरह की और मिथाइल ग्रुप्स मौजूद होते जो कि एक ही तरह का इन्वायरमेंट फेस कर रहे होते तो उन सब के लिए ये 3 पीक्स आएंगी, ठीक है। देन अगर बात की जाए CH2 ग्रुप, ठीक है, तो CH2 ग्रुप जो है ये वाला भी एक ही तरह का इन्वायरमेंट फेस कर रहा है, ठीक है, और ये वाला भी। इन दोनों का जो इन्वायरमेंट है, ये भी आगे फर्दर मिथाइल के साथ अटैच है, ये भी, इन दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है, केमिकली इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो इन दोनों के लिए ये 4 पीक्स आएंगी। इसके अलावा भी अगर कोई मिथाइलिन ग्रुप्स मौजूद होते किसी और मॉलिक्यूल के अंदर जो कि एक जैसा इन्वायरमेंट फेस कर रहे होते, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनके लिए स्पेक्ट्रम के अंदर एक ही बार पीक्स शो होंगी, ठीक है। इसको कहते हैं पीक इंटीग्रेशन। मतलब कि कितने हाइड्रोजन एटम्स म्यूचुअली इंटीग्रेट, ये म्यूचुअली इंटीग्रेट हुए हैं और इन्होंने ये सिंगल पीक
सेट शो किया है। ठीक है, सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। मज़ीद ये कि अब यहाँ पे केमिकली इक्विवेलेंट जो है वो ऐसे हाइड्रोजन एटम्स के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि मीथेन के अंदर ये चारों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक जैसा इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं, तो इन सब की जो पीक आएगी वो एक ही होगी, सिंगल पीक। ठीक है, इसी तरह ये है हमारे पास इथेन। इथेन के अंदर ये वाले हाइड्रोजन एटम्स और ये वाले हाइड्रोजन एटम्स इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट में हैं, तो इनके लिए भी जो पीक आएगी वो एक ही दफ़ा शो होगी। लेकिन अगर बात की जाए प्रोपेन के स्ट्रक्चर की, प्रोपेन के अंदर ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है और ये वाला जो मिथाइल है ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये वाला जो है ये डिफरेंट इन्वायरमेंट फेस कर रहा है। ठीक है, ये सेम इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं और ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये डिफरेंट इन्वायरमेंट फेस कर रहा है। सो इन दोनों की जो पीक आएगी वो एक आएगी म्यूचुअली इंटीग्रेट होने के बाद, और इसकी जो होगी वो सेपरेट से आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी यहाँ तक समझ आ गई हो। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने थोड़ी इस वीडियो में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड किया, जिसमें हमने देखा कि कुछ जो एटम्स हैं वो एनएमआर एक्टिव होते हैं और कुछ एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। ऐसे एटम्स या न्यूक्लियाई जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स मौजूद हों तो उनको हम कहते हैं कि ये एनएमआर इनएक्टिव हैं। जिनमें ओड नंबर हो ऑफ इधर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मौजूद हो तो उनको हम कहते हैं कि ये एनएमआर एक्टिव हैं। उसमें हमने एनएमआर एक्टिव की जो एग्जांपल देखी थी, हाइड्रोजन है, कार्बन 13 है, नाइट्रोजन है, ठीक है, जिनका एटॉमिक मास भी ओड नंबर में है। देन अगर हम एनएमआर इनएक्टिव की बात करें तो उसमें हमने ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर तो उसको हमने डिस्कस किया। देन हमारे पास आ जाते हैं ये हो गए एनएमआर एक्टिव और इनएक्टिव को हमने डिस्कस किया। देन हमने उसके बाद फर्दर देखा कि मैग्नेट के अंदर जब हम अपने प्रोटॉन को रखते हैं तो वो किस तरह की स्पिन शो करता है, अल्फा स्पिन, बीटा स्पिन। ठीक है, उसके बाद हमने शील्डेड, डी शील्डेड के कॉन्सेप्ट को थोरली डिस्कस किया। देन हमने उसके बाद एनएमआर की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको डिस्कस किया कि जिसमें हम CW एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमने कहा कि हम क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं वो एच एनएमआर है। ठीक है, अब दो तरह के एनएमआर है ना यहाँ पे मोस्टली, दैट इज़ एच एनएमआर एंड कार्बन 13। तो अभी तक हमने जो डिस्कस की इंस्ट्रूमेंटेशन वो कॉन्टिन्यूस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की इंस्ट्रूमेंटेशन को हमने थोरली डिस्कस किया है। देन हमने ये देखा कि अब हमने सारा सेटअप कर लिया, सारी इंस्ट्रूमेंटेशन देख ली, सब कुछ हो गया। अब हमारा जो स्पेक्ट्रम आया है एनएमआर स्पेक्ट्रम, उसको रीड करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं और उसको हम स्पेक्ट्रम को किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं वो देखने के लिए हमने इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया थोरली। आई होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको इस सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसमें हमने सारा जो है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया। कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ होती है दैट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिस्कस तो किया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में उसको हम कार्बन 13 में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।